आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू फिक्सेशन के बारे में। तो टिश्यू फिक्सेशन होता क्या है? तो टिश्यू फिक्सेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग टिश्यू जब हमारा ऑपरेशन थिएटर से कट करके आता है हमारे पास, तो वो टिश्यू फ्रेश होता है और वो धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। उसके अंदर के एंजाइम्स, आसपास के बैक्टीरिया, फंगस, ये सब उस टिश्यू को खराब करने की कुछ प्रोसेस करती है, मतलब वो डिकम्पोज करते हैं उस टिश्यू को, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता ही है। लेकिन अगर से हमको उस टिश्यू की लैब में स्टडी करनी है तो हमको इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को जो रोकने की जो प्रोसेस है हमारी, उसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग कई केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो टिश्यू जो हो जल्दी से ख़राब ना हो। तो जो टिश्यू के ना ख़राब होने की जो प्रोसेस है, जिससे हम लोग उसको अपनी लैब में स्टडी कर सकते हैं, जैसा वो है वैसे ही स्टेज में उसको, तो उसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जब हम लोग, जो हिस्टोलॉजी है, फिर उसका मतलब ये है कि हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में टिश्यू, बॉडी के ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देख करके बताते हैं कि उस ऑर्गन में क्या दिक्कत थी। मान लेते हैं किसी को ट्यूमर हो गया कैंसर वगैरह के कारण, तो हम लोग वो ट्यूमर को काट के बॉडी से बाहर निकालेंगे और उसकी लैब में स्टडी करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, और देखेंगे कि उस ट्यूमर में कोई ऐसी सेल्स तो नहीं है जो कि सच में, मतलब कि जो कैंसर कॉज करने वाली सेल्स है। अगर कैंसर अगर उस व्यक्ति को होगा तो हमको ऐसी सेल्स दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसको कैंसर हो सकता है या फिर कैंसर है उस व्यक्ति को। तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो पहला जो स्टेप है वो फिक्सेशन है। जैसे टिश्यू हमारे पास आया तो पहले उसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करके रखना जिससे कि वो खराब ना हो, तो उसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में टिश्यू का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। फ्रेश टिश्यू जो है कि है वो जल्दी से ऑटोलाइसिस होने लगता है, खुद की उसकी एंजाइम्स उसको खुद को खराब करने लगते हैं, वो डीकम्पोज होने लगता है, खराब होने लगता है, सड़ने करने लगता है। ठीक है। तो उससे बचा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। और उसको बचाने की, उसको जो प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली ऑटोलाइसिस जो डिकम्पोजिशन होता ही क्यों होता है? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे नेचुरल चीज़ें या फिर उसकी बॉडी के खुद के एंजाइम्स उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं, जिससे कि वो अपने नेचर में धीरे ऐसे तरीके से मिल सके और वो मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में मिल जाए। तो वो प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन हम लोग को अगर लैब में स्टडी करनी है तो उसको रोकना पड़ेगा हमको। तो हम लोग यहाँ केमिकल का यूज़ करते हैं। अब कौन से केमिकल यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं हमारे फिक्सेटिव? डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि फिक्सेटिव एक्चुअल क्या होते हैं, तो फिक्सेटिव एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करें, उसको ऑटोलाइसिस से बचाएं, उसको डिकम्पोजिशन की वजह से बचाएं, और माइक्रोस्कोप में हम उसको एग्जामिन कर सकें, ऐसी स्टेट में उसको लेकर के आए। ठीक है। तो क्या है मेन फंक्शन हमारे फिक्सेटिव का? तो मेन फंक्शन है वो टिश्यू को प्रिजर्व करना और उस टिश्यू में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। ठीक है। टिश्यू का जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है, वैसे ही उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि वो लिविंग स्टेज में जैसे उसका सेलुलर स्ट्रक्चर था, ऐसे नहीं कि लिविंग स्टेज में कुछ अलग था और हम लोग माइक्रोस्कोप पे अब दिख रहे हैं तो वो अलग दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको वैसे ही उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना। ठीक है। और उसको ऑटोलाइसिस से बचाना, खुद टिश्यू अपने आप से खराब ना हो उसको बचाना। टिश्यू का स्ट्रक्चर, जैसे कि टिश्यू हमको लगता है सेलुलर स्ट्रक्चर और टिश्यू का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को हमको प्रिजर्व करके रखना फिक्सेटिव के थ्रू। जो हमारा टिश्यू है, जब हम लोग स्टैनिंग करें उसकी, तो स्टैनिंग अच्छे तरीके से हो पाए, कलर अच्छे तरीके से हो पाए टिश्यू में, तो उसके लिए उस टिश्यू को तैयार करना। तो ये सारे हमारे क्या है, मेन फीचर्स हैं या फिर डेफिनेशन है हमारे फिक्सेटिव की, जैसे कि हमारे फिक्सेटिव काम करता है। हम बात करते हैं कि एक आइडियल फिक्सेटिव, एक अच्छा फिक्सेटिव कैसा होता है। ठीक है। तो आइडियल फिक्सेटिव में क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए? तो पहली चीज़ ये है कि जो अच्छा फिक्सेटिव होता है वो टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आता है। दूसरा है कि जो अच्छा फिक्सेटिव जो हमारा होता है वो रैपिडली टिश्यू के अंदर चला जाता है और उसको अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करने लगता है। ठीक है। और टिश्यू का जो है वो श्रिंकेज होने से बचाता है, श्रिंकेज होने से मतलब कुछ सिकुड़ने से बचाता है, और उसको फूलने से भी बचाता है। और स्टैनिंग जो उसकी है, उसमें जब स्टैनिंग करते हैं तो उसको कोई इंटरफेयर नहीं करता उसमें। और जब हम लोग उसकी कटिंग करते हैं, मतलब कितने बड़े टिश्यू के टुकड़े को तो हम लोग माइक्रोस्कोप पे देख नहीं पाएंगे, तो उसकी पतली सी लेयर काटनी पड़ेगी। तो उस पतली सी लेयर जो काटने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग माइक्रोटोमी बोलते हैं। तो माइक्रोटोमी जब करते हैं, टिश्यू की लेयर जब काटते हैं, तो उस टिश्यू की लेयर को, उस टिश्यू की पतली सी लेयर काटने में हेल्प करें, मतलब उस काटने लायक बनाए उस टिश्यू को, तो वो हमारा एक आइडियल फिक्सेटिव कहलाता है। तो एक्चुअली फिक्सेटिव काम कैसे करता है, पहली बात तो ये कर लें। तो फिक्सेटिव जो होता है, जब हमारी जो टिश्यू है हमारे पास आया, तो जब हम लोग उसमें फिक्सेटिव ऐड करते हैं, तो फिक्सेटिव उस टिश्यू के अंदर की प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, मतलब क्लॉट कर देता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन जब क्लॉट हो जाता है तो सेल का स्ट्रक्चर जैसा है वो वैसा ही बना रहता है।
ठीक है। तो प्रोटीन को क्लॉट करके वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है। तो मैंने उसकी जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रोटीन को क्लॉट करना ही है। तो प्रोटीन को क्लॉट करके करता है, उसको स्ट्रक्चर को वैसे ही मेंटेन करके रखता है, और साथ में ही वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है और फंगस की ग्रोथ को भी रोकता है, जिससे कि टिश्यू खराब ना हो हमारा। और जो उसमें एंजाइम्स होते हैं टिश्यू के अंदर, उसको इनएक्टिवेट कर देता है जो हमारा फिक्सेटिव होता है, जिससे कि वो एंजाइम टिश्यू खराब ना कर सके हमारे। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक आइडियल फिक्सेटिव में होनी चाहिए, और ऐसा फिक्सेटिव हमारा करना चाहिए। बात कर लेते हैं टिश्यू फिक्सेटिव के टाइप्स क्या होते हैं। तो टिश्यू फिक्सेटिव हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिंपल फिक्सेटिव, जो कि सिंपल एक कंपाउंड से मिलकर के बने हो। दूसरा हो सकता है कंपाउंड फिक्सेटिव, मतलब कि दो या दो से अधिक केमिकल से मिलकर के अगर कोई फिक्सेटिव बना हुआ है तो वो कंपाउंड फिक्सेटिव कहलाएगा। जैसे कि हम लोग फॉर्मेलिन, अल्कोहल या एसिटिक एसिड की बात करें तो ये सिंपल फिक्सेटिव होते हैं, सिर्फ सिंगल एक कंपाउंड से मिलकर के बने हुए होते हैं। वहीं जैसे जो कंपाउंड फिक्सेटिव जो होते हैं, जैसे बॉइंस, कार्नोइस या जेनकर्स फ्लूइड, इन फ्लूइड्स में दो या दो से अधिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं, इनमें दो या दो से अधिक केमिकल्स इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि हम लोग की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, फिर जो ब्लड बना रहे होते हैं। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग ने कंपाउंड फिक्सेटिव बनाए हुए हैं कि अगर उनका अगर फिक्सेशन करना पड़े तो फिर हम लोग इन फिक्सेटिव का यूज़ कर सकें, जिससे कि वो टिश्यू जो है सॉफ्ट है या फिर ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू तो खराब ना हो वो। इसलिए हम लोगों ने कंपाउंड फिक्सेटिव बनाए हुए हैं, नहीं तो हम लोग का सिंपल फिक्सेटिव से काम चल जा रहा था। तो हम बात कर लेते हैं कि सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पहली बात करें तो सिंपल फिक्सेटिव हम लोगों ने तीन चार टाइप के देखे हुए हैं। पहला हम लोगों ने देखा फॉर्मेलिन। तो 10% फॉर्मेलिन सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले फिक्सेटिव है। जब भी अगर हम लोग किसी भी लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में देखते हैं तो वहाँ पे अधिकतर 90% केस में हम लोग 10% फॉर्मेलिन ही यूज़ करते हैं। कैसे बनाते हैं 10% फॉर्मेलिन, उसको मैं अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अभी हम लोग देख लें कि 10% फॉर्मेलिन एक फिक्सेटिव होता है जिसका सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला फिक्सेटिव कौन सा है। तो 10% फॉर्मेलिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला फिक्सेटिव है, जो अधिकतर टिश्यू के लिए काम आ जाता है हमारा। दूसरा होता है एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव में दो टाइप की एल्कोहल का हम लोग यूज़ करते हैं। एक करते हैं एथेनॉल का यूज़ और दूसरा करते हैं मेथनॉल का यूज़। तो जो एथेनॉल और मेथनॉल है, इनका यूज़ साइटोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए करते हैं, मतलब कि हम लोगों ने टिश्यू का यूज़ करना है, अगर टिश्यू को फिक्स करना है तो फॉर्मेलिन यूज़ करना है, ठीक है। और अगर सेल्स को फिक्स करना है तो सेल्स को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्कोहल बेस्ड एथेनॉल और मेथनॉल का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि किसी की पेप स्मीयर की स्लाइड है या फिर बॉडी की असाइटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड वगैरह की कोई स्लाइड है जिसमें कि हम लोग को सेल्स देखनी है, तो उनको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। यहीं अगर एसिटिक एसिड फिक्सेटिव की बात करी जाए तो अगर से न्यूक्लियर की हम लोग को प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसकी स्टडी करनी है, तो फिर हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ करेंगे। और वहीं साइटोप्लाज्म की अगर स्टडी करनी है तो मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सिंपल फिक्सेटिव का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव की। तो कंपाउंड फिक्सेटिव जो होते हैं वो दो या दो से अधिक केमिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे कि बॉइंस फ्लूइड जो होता है वो पिक्रिक एसिड, फॉर्मेलिन और एसिटिक एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। यूज़ कहाँ करते हैं, जो टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं हमारी बॉडी में और डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं, तो उनका प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बॉइंस फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो कौन से फ्लूइड होते हैं, जैसे कि टेस्टिस हो सकती है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर्स वगैरह हो सकती है, इंटेस्टाइन वगैरह हो सकती है, तो उनका फिक्सेशन के लिए हम लोग यहाँ बॉइंस फ्लूइड यूज़ करते हैं। वहीं कार्नोइस फ्लूइड की बात करें हम लोग यहाँ पे, कार्नोइस फ्लूइड में हमारा एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड मिक्स होता है, मतलब तीनों को मिला करके हम लोग यहाँ पे कार्नोइस फ्लूइड बनाते हैं। यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर हमको बॉडी के क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करने का काम हमारा कार्नोइस फ्लूइड करता है। जैसे कि अगर से हम लोग बोन मैरो की सेल्स वगैरह या फिर साइटोजेनेटिक्स की स्टडी करनी है तो हम लोग यहाँ पे कार्नोइस फ्लूइड का यूज़ करेंगे। वहीं अगर जेनकर्स फ्लूइड की हम लोग बात करें तो जेनकर्स फ्लूइड में मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिटिक एसिड का पूरा कंबाइंड मिक्सचर होता है। इसका यूज़ क्या करते हैं, जहाँ पे हीमोपोइटिक टिश्यू जो होते हैं, मतलब कि ऐसे टिश्यू जो कि ब्लड को बनाते हैं, ब्लड को फॉर्म करने वाले जो टिश्यू होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो से हमारा ब्लड बनता है और स्प्लीन से बनता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा स्प्लीन जो है वो ब्लड बनाता है, बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे तो स्प्लीन ब्लड बनाना धीरे धीरे कम करके बोन मैरो जो है उसका रोल प्ले करने लगता है। तो स्प्लीन या फिर बोन मैरो की हमको स्टडी करनी है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अपनी, तो फिर हम लोग उसको कार्नोइस फ्लूइड में डिप करके रखेंगे। कार्नोइस फ्लूइड के यूज़ करके हम लोग उसका फिक्सेशन करेंगे, उसकी स्टडी करनी है। तो हम लोगों ने देखा बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए किस कौन सा बॉडी पार्ट है, क्या उसका फंक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड फिक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 90% केस में हम लोग यहाँ पे 10% बफर फॉर्मेलिन ही यूज़ करते हैं, ठीक है।
जैसे कि अगले हम लोगों ने मैंने एक सिंपल एक स्लाइड में इसलिए इसको ज़्यादा बताया है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में लैब में सबसे कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव कौन सा है? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। तो कैसे बनता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसके कंपोजिशन पता होनी चाहिए, कैसे बनता है वही पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन ये है कि 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास होता है या हमारे पास लैब में होता है, उसको हम लोग लेते हैं 100 ml, मतलब 100 ml हम लोग लेते हैं, और हम लोग डिस्टिल वाटर लेते हैं 900 ml, और इन दोनों को मिलाते हैं, मतलब 1:9 का हम लोग जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम उस रेशो में हम लोग इसको मिलाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और डिस्टिल वाटर को। और इसके साथ हम लोग डालते हैं बफर्ड सॉल्ट। बफर्ड सॉल्ट मतलब एक पीएच स्टेबलाइजिंग टैबलेट्स आती हैं जो कि पीएच को लगभग लगभग हमारा न्यूट्रल करके रखें, 7 के आसपास करके रखें, जिससे कि जो हमारा जो है फॉर्मली जो फिक्सेटिव है वो प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट कर सके हमारे टिश्यू के अंदर, जिससे कि टिश्यू खराब ना हो। पीएच अगर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो टिश्यू जो है डैमेज हो सकता है हमारा। तो टिश्यू डैमेज ना हो इसलिए हम लोग बफर्ड सॉल्ट या फिर बफर्ड टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिसमें जो कि हमारे पीएच को लगभग 7 के आसपास मेंटेन करके रखती हैं। तो हमने क्या किया कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड लिया, 100 ml डिस्टिल वाटर लिया, 900 ml, मतलब 1:9 लिया, और उसको हम लोगों ने क्या किया पीएच कंट्रोलिंग टैबलेट के साथ मिक्स किया, तो हमारा तैयार हो गया 10% न्यूट्रल फॉर्मेलिन। ठीक है, अब इसको हम लोग सब में यूज़ कर सकते हैं जितने भी टाइप के हमारे पास टिश्यू सैंपल्स होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि टिश्यू के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करता है, एडवांटेज है इसका। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, मतलब अगर हम लोग जब म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, वहाँ रियल अगर कोई ऑर्गन रखा हुआ है देखने के लिए हमको मिलता है, तो वो ऑर्गन अधिकतर चांसेस है कि वो हमारा 10% फॉर्मेलिन में ही डिप करके रखा गया होगा। अगर मेडिकल कॉलेजेस में जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो रखे जाते हैं म्यूजियम के तौर पे कुछ ऑर्गन्स हमारे, तो वो 10% फॉर्मेलिन में ही डिप करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज पॉसिबल होता है इससे हमारा। या फिर जो हम लोग के जो अधिकतर स्टेन्स होते हैं, एचएनडी स्टेन या फिर और भी जो स्टेन होते हैं, उन स्टेन के साथ कंपेटेबल होता है, मतलब उन स्टेन में इंटरफेयर नहीं करता है हमारा जो 10% फॉर्मेलिन है, इसलिए उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इससे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं, मतलब इसकी वेपर्स ऐसी निकलती हैं जो कि हमको इरिटेशन कर सकती हैं, हमारे नाक में, गले में, आंखों में इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। ठीक है, और अगर लंबे समय तक कोई इनके एक्सपोजर में रहता है तो उसको कैंसर वगैरह भी हो सकता है, लंग्स में इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। तो इसके अंदर टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं, तो जब भी इसका यूज़ करें तो कंटेनर को प्रॉपर तरीके से सील पैक करें, अच्छे से रखें, और इसका यूज़ जब करें तो मास्क और ग्लव्स पहन करके इसका यूज़ करें। ठीक है, और जो लोग लैब में काम करते होंगे हिस्टोपैथोलॉजी के, फिर जिनने इसका यूज़ किया होगा तो उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा। तो हम लोगों ने बात करी कि टॉक्सिक फ्यूम्स इसके अंदर निकलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 10% फॉर्मेलिन है वो क्या करता है कि टिश्यू को अगर से ज़्यादा टाइम तक हम लोगों ने उसको रख दिया, नॉर्मली जो हमारा जो टिश्यू है वो हम लोग 12 से लगभग लगभग 24 घंटे के आसपास हम लोग उसको रखते हैं फिक्सेशन के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम लोगों ने उसको फिक्सेशन के लिए रख दिया तो टिश्यू हमारा हार्ड हो जाता है, और अगर टिश्यू हार्ड हमारा हो जाता है तो फिर उसकी आगे की टिश्यू प्रोसेसिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग कौन कौन सी मेथड से हम लोग यहाँ पे फिक्सेशन करते हैं। तो अधिकतर जो मेथड यूज़ करी जाती है वो इमर्सन फिक्सेशन मेथड यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि टिश्यू सैंपल हम लोग लेते हैं और उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हम लोग यहाँ पे वो फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, मतलब कि हम लोगों ने अगर से इतना टिश्यू सैंपल लिए तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हम लोग वो फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, जैसे 10% फॉर्मेलिन यूज़ करेंगे और उसमें डिप करके उसको रखेंगे। ठीक है, और उसको फिक्स करेंगे, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको इमर्सन फिक्सेशन हम लोग बोलते हैं। और फ्यूजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो टिश्यू है, जो भी टिश्यू है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू फिक्सेटिव को टिश्यू के अंदर भेजना। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब टिश्यू को हम लोग अंदर भेजते हैं, टिश्यू के अंदर भेजते हैं फिक्सेटिव को, तो हर एक सेल तक जो है जो फिक्सेटिव जो है वो पहुंच जाता है, और जो काफ़ी जल्दी इसमें हमारा फिक्सेशन हो जाता है, मतलब कि इमर्सन जो है जिसमें टिश्यू को डिप करके रखते हैं उससे काफ़ी जल्दी हमारा इसमें फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा लेटेस्ट अभी है, जो कि अभी हम लोग मॉडर्न तरीके से यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव फिक्सेशन उसको बोलते हैं। कि माइक्रोवेव का यूज़ करके इसमें हम लोग टिश्यू को माइक्रोवेव में रखते हैं, थोड़ा सा हीट होता है टिश्यू, और हीट के कारण वो जल्दी फिक्स हो जाता है हमारा। ठीक है, तो माइक्रोवेव फिक्सेशन, परफ्यूजन फिक्सेशन और इमर्सन फिक्सेशन, हम लोग 3 टाइप से टिश्यू को अपनी पैथोलॉजी लैब में फिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि टिश्यू फिक्सेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है फिक्सेशन की स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। पीएच अगर से न्यूट्रल पीएच अगर हमारा है 7 के आसपास है तो टिश्यू अच्छे तरीके से फिक्स होगा, लेकिन कम या ज़्यादा है तो टिश्यू डैमेज हो सकता है। वहीं कंसंट्रेशन कितना है फिक्सेटिव का, कि ज़्यादा है कम है, टिश्यू का साइज कितना है,
ज़्यादा टिश्यू का साइज होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, कम साइज रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिक्सेशन का टाइम हम लोग कितना कर रहे हैं, 12 घंटे रख रहे हैं, 24 घंटे रख रहे हैं, तो टाइम भी हमारा मैटर करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टिश्यू फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं हमारे। ठीक है, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जब हम लोग टिश्यू फिक्सेशन कर लिया, टिश्यू को हम लोगों ने जैसे ऑपरेशन थिएटर से निकला हमारा टिश्यू, हमने उसको फिक्स कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद उसको लैब में भेजेंगे, उसका डिहाइड्रेशन होगा, उसकी क्लीनिंग होगी, एम्बेडिंग होगी, सेक्शन कटिंग होगी, और फिर उसकी स्टेनिंग की जाएगी। स्टेनिंग करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, फिर डायग्नोसिस बनाया जाएगा। तो ये जो फिक्सेशन की जो स्टेप के बाद की जो स्टेप्स है, टिश्यू प्रोसेसिंग की जो स्टेप है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे टिश्यू को हम लोग यहाँ पे फिक्सेशन करते हैं। टिश्यू का फिक्सेशन करने के बाद कैसे हम लोग उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में हमारा आएगा कि कैसे हम लोग उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं और उसकी स्टेनिंग करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं